हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज सक्सेस इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फेलियर बट द परसिस्टेंस थ्रू फेलियर। यानी कि सफलता का मतलब ये नहीं है कि आपकी जिंदगी में कोई विफलताएं नहीं लगी, आपको कभी कोई हार का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन सफलता का मतलब ये सफलता का अर्थ ये है कि आप जितनी भी विफलताएं हाथ लगी, जितनी भी असफलताएं हाथ लगी, उनके उनसे आप कितनी मजबूती से, कितनी दृढ़ता के साथ में, कितने हौसले के साथ में दोबारा खड़े होकर उनसे गुजरे, उनको उनका सामना करते हुए आगे बढ़े। ठीक है, तब जाके सफलता आपकी मायने रखती है और आपकी सफलता जो है वो वाकई में सफलता होती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2024। The quadrennial confluence of the world's finest athletes। क्वाड्रिनियल मतलब 4 साल में होने वाला, कन्फ्लुएंस मतलब संगम, मिलाप। तो बोल रहे हैं जो 4 साल में होने वाला मिलाप है दुनिया के सबसे बेहतरीन उम्दा एथलीट्स का, स्पोर्ट्स पर्सन का। द ओलंपिक्स क्या होता है 4 साल में एक बार? ओलंपिक्स होते हैं। इज बिगिनिंग इन पेरिस फ्रॉम फ्राइडे। इनकी शुरुआत फ्राइडे से पेरिस में हो रही है। The latest edition does not have the constricting environment that preceded Tokyo 2020, held in 2021 in the wake of the COVID-19 pandemic। बोल रहे हैं कि जो recent अभी मैच होने हैं, रिसेंट जो स्टार्ट होना है, पेरिस में स्टार्ट होने हैं ओलंपिक्स, इनमें कोई भी कंस्ट्रक्टिंग मतलब कोई भी लिमिटेशंस वाला एनवायरनमेंट नहीं है। आपको पता है कोरोना टाइम पे जो हुए थे, टोक्यो ओलंपिक्स हुए थे, उसमें बहुत ज़्यादा बाउंडेशंस थी, लिमिटेशंस थी कि ऐसे नहीं कर सकते, वैसे नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, राइट? या फिर मास्क पहनना है, जांच होएगी, तो जांच वगैरह तो अभी भी होएगी, लेकिन उस टाइम पे जो रिस्ट्रिक्शंस थे वैसे रिस्ट्रिक्शंस इस बारी में नहीं देखने मिलेंगे। और वो क्यों थे? वो कोविड-19 के परिणाम स्वरूप थे। येट दिस अराइव्स एट अ टाइम ऑफ ग्लोबल टर्न। पर फिर भी ये ओलंपिक्स ऐसे माहौल में आए हैं जब दुनिया बहुत ही ज़्यादा उथल पुथल हो रही है, बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बेंस हमें देखने मिल रही है। किस तरीके के? चाहे रशिया यूक्रेन वॉर हो, चाहे इसराइल पैलेस्तीन वॉर हो, उसके अंदर गल्फ कंट्रीज का इन्वॉल्वमेंट होना हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें देखने मिल रही हैं। उस दौर पे पेरिस ओलंपिक्स की शुरुआत हो रही है। वाइल रशिया रिमेन्स बैन फ्रॉम द गेम्स ड्यू टू इट्स वॉर मूव्स। रशिया को तो बैन कर रखा है। और क्यों किया है? क्योंकि उनके वॉर जो उनने कदम उठाए थे वॉर जैसे, उसकी वजह से रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं, तो वो तो बैंड है। इसराइल विल बी प्रेजेंट डिस्पाइट सम डिसेंटिंग वॉइसेस ओवर द मैनर इन विच इट हैज डेल्ट विद द पैलेस्टीनियन इशू। अब देखो, रशिया को बैन कर दिया, इसराइल को भी उन्होंने मौका दिया हुआ है, इसराइल मौजूद रहेगा। हालांकि कुछ डिसेंटिंग वॉइसेस, डिसेंटिंग मतलब असहमति, डिसएग्रीमेंट के आवाजें कहीं ना कहीं से उठ रही हैं, जिसमें कि किस वजह से कि भाई इसराइल ने जिस तरीके से पैलेस्तीनियन मसले के ऊपर डीलिंग की है, उसको संभाला है, उसके ऊपर लोगों में मतभेद है। अब ये बड़ी विडंबना वाली बात है कि हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ पे जो सुपर पावर कंट्रीज हैं उनका ओपिनियन हर एक देश के प्रति अलग है। रशिया के साथ में यूएस की नहीं बनती है, रशिया एक अच्छा सुपर पावर देश बन सकता है, इसलिए उनको बैन कर दिया। लेकिन इसराइल से उनको बहुत सारा फायदा होगा। इसराइल एक ऐसी कंट्री है, उनको गल्फ कंट्रीज में वैसे ही अपना दबदबा बनाने का पहले से ही उम्मीद है, वो चाहते हैं गल्फ रीजन में अपना दबदबा बनाने के लिए इसराइल को, वॉर को सपोर्ट कर रहे हैं और इसराइल के ऊपर कोई सैंक्शंस भी नहीं लगाए गए, जबकि इसराइल ने बहुत ही बेतहाशा बच्चों की, औरतों की जानें ली हैं। ठीक है, some individual Russians will compete under a neutral banner। न्यूट्रल बैनर मतलब वो किसी भी पार्टी की तरफ से नहीं लड़ रहे, किसी भी पार्टी के बैनर नहीं है उनके ऊपर, यानी कि फ्लैग नहीं होगा। तो बोल रहे हैं कुछ रशियन इंडिविजुअल एथलीट्स जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे न्यूट्रल बैनर, यानी कि वो रशिया की तरफ से नहीं खेल रहे, वो न्यूट्रल ओपन कैटेगरी से खेल रहे होंगे। बट द नेशन विल मिस टीम इवेंट्स। लेकिन इस देश को कोई भी टीम इवेंट्स में शामिल नहीं किया गया, कोई भी टीम इवेंट्स में ये हिस्सा नहीं होगा। The Olympics
विद इट्स कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, अब ओलंपिक्स का जो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है, विल ऑफर अ लेवल प्लेइंग फील्ड फीचरिंग कंट्रीज लाइक द यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना एट वन एंड। बोल रहे हैं कि क्योंकि इसका कॉम्पिटिटिव स्पिरिट ओलंपिक्स का ऐसा है, तो ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड यानी कि समानता का अधिकार देता है, समान अपॉर्चुनिटीज देगा सभी देशों को, चाहे यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना जैसे देश हों जो कि टॉप रैंकर्स रहते हैं हर बार एक कोने में एक तरफ, या फिर दूसरी तरफ एन आइलैंड कंट्री लाइक फीजी एट द अदर एंड, और दूसरी तरफ फीजी जैसा आइलैंड देश शामिल हो, तो किसी भी देश को बराबरी का अधिकार मिलेगा। Being part of the event bequeaths the title Olympian to athletes fortunate to qualify for this big bash। बोल रहे हैं कि यहाँ पे इस पूरे ओलंपिक का हिस्सा होना ये क्या देता है, ये ओलंपियन का टाइटल दे देता है। बिक्वेट्स मतलब देना, सौंपना, तो उनको ओलंपियन होने का टाइटल मिल जाता है किसी भी एथलीट को जो इतना सौभाग्यशाली रहा हो कि इस भव्य समारोह में के लिए क्वालिफाई कर पाए। एंड विनिंग अ मेडल ओनली फर्दर एनहांसेस दैट हेलो। हेलो क्या होता है, जो हम देवी देवताओं की फोटोग्राफ्स हम देखते हैं, है ना, या उनका सीरियल्स में पिक्चरकरण देखते हैं, तो उनके पीछे एक गोल सी आकृति होती है चमक की रोशनी जैसी, राइट। जैसे कि ये शिव जी का, मैं बहुत अच्छी पेंटर नहीं हूँ, ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है, मान लो ये शिव जी का स्ट्रक्चर है, इनके पीछे हमें एक ऐसे गोल सी रोशनी जैसी छवि दिखाई देती है उनके मुकुट के पीछे, ठीक है, जो ये बताती है कि ये बहुत ही विद्वान है, बहुत ही ज्ञानी है, बहुत ही अद्भुत शक्तियां वाले हैं। तो वैसा हेलो मतलब कि इन एथलीट्स, अगर देखो पहली बात तो ये एथलीट्स अगर ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर गए तो ही इनके नाम के आगे ओलंपियन लग जाता है। ओलंपियन आगे लगना मतलब बहुत बड़ी बात हो गई। और अगर भगवान की दया से इतने फॉर्चुनेट वो रहे कि वो मेडल भी जीत गए, तो उनका ये जो हेलो है, ये जो प्रभा मंडल है, ये और ज्यादा एनहांस हो जाएगा और ज्यादा बढ़ जाएगा। Paris and France at large will be tested over the next fortnight as the Olympics। बोल रहे हैं पेरिस और फ्रांस को, या पेरिस बोले या फिर बड़े तौर पे बोले कि फ्रांस को, यहाँ पे टेस्टिंग की जाएगी। टेस्टिंग मतलब उनका एक तरीके से टेस्ट है कि अगले 2 सप्ताह में, जैसे जैसे ओलंपिक्स आगे होंगे, अगले 2 सप्ताह के अंदर अब कैसे उनकी टेस्टिंग होगी। Even if it vests the host with soft power, often affects the economy. Indeed, there was some resistance emanating from the banks of Seine। बोल रहे हैं कि क्या करेगा ये होस्ट बनने के, क्योंकि पेरिस को मौका मिला है तो वो होस्ट बनेगा, और जो भी कंट्री होस्ट बनती है उनके पास में एक सॉफ्ट पावर का मौका मिल जाता है। सॉफ्ट पावर मतलब आप किसी को फोर्सफुली इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे, लेकिन आप अपने कल्चर दिखा के, अपनी हॉस्पिटैलिटी दिखा के, बहुत सारी चीजें और दिखा के उनको अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं, जिससे कि आपकी इकोनॉमी को भी प्रभाव पड़ेगा, राइट। इंडीड, लेकिन फिर भी कुछ यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने मिला, रेजिस्टेंस यानी कि विरोध देखने मिला, एमिनेटिंग जो कि उत्पन्न हुआ बैंक ऑफ सेन्स की, सेन की तरफ से, यानी कि, और सेन क्या है, सेन एक नदी है फ्रांस की जो 777 किलोमीटर लंबी है और नॉर्दर्न फ्रांस के हिस्से में है, जो कि पेरिस का बेसिक ड्रेनेज बेसिन बनाती है, ठीक है, पेरिस बेसिन भी बोला जाता है इसको। तो इसके किनारे से हमें कुछ विद्रोह के स्वर दिखाई देने पर मिले, कुछ विद्रोह के स्वर उठे। The US, China, Japan, Great Britain, Australia, Germany and France are the behemoths chasing glory। बोल रहे हैं यूएस, चाइना, ये सब जो कंट्रीज हैं ये बहुत ही बड़े विशालकाय जायंट्स हैं, बहुत बड़े देश हैं जो कि इस ग्लोरी, इस महिमा को चेज कर रहे हैं, पीछा कर रहे हैं। However, the games is also about the lone athletes dishing out magic and garnering attention। लेकिन ये जो गेम्स हैं ये लोन एथलीट, लोन मतलब इकलौता अकेला वॉरियर जो होगा, उनके भी डिश आउट करना मतलब वितरित करना, उनको भी डिस्ट्रीब्यूट करता है, उनका मैजिक को भी फैलाता है, गार्नरिंग अटेंशन जो कि अपने तरफ ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे कि उसेन बोल्ट डिड इन पास्ट, जैसा कि उसेन बोल्ट ने पास्ट में किया। वेटरन राफेल नडाल एंड द लेटेस्ट टेनिस प्रिंस कार्लोस एल्क्राज getting excited to represent Spain in tennis is another glimpse of eternal allure of the Olympics। बोल रहे हैं वेटरन मतलब कि अनुभवी, अनुभवी
राफेल नडाल हो गए, और लेटेस्ट टेनिस प्रिंस मतलब टेनिस के राजकुमार, जो आगे जिनको देखा जा रहा है कि ये आगे बहुत प्रतिभाशाली प्लेयर है, वो है कार्लोस अल्क्राज। गेटिंग एक्साइटेड, ये भी बहुत एक्साइटेड है क्योंकि ये स्पेन को रिप्रेजेंट करेंगे टेनिस में। और ये एक और झलकी होगी इटर्नल, इटर्नल मतलब जो एंडलेस है, जिसका कोई अंत नहीं है। एल्योर मतलब आकर्षण, जो ओलंपिक्स का अंतहीन आकर्षण है, उसकी एक और छवि है कि भाई ये दो दिग्गज टेनिस में स्पेन को रिप्रेजेंट करेंगे। दैट द गेम्स हैज इवन इनकॉर्पोरेटेड ब्रेक डांसेस, break dancing is a pointer to entertainment industry finding a larger imprint while lines between sports and art constantly blur, बोल रहे हैं। और ये कि इन गेम्स में, इस बार के ओलंपिक्स में ब्रेक डांसिंग को भी शामिल किया गया है, इनकॉर्पोरेट किया गया है। ये एक और संकेत है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी अपने कदम यहाँ पे जमा पा रही है, जमाने की कोशिश कर रही है। और ये भी साफ है कि जो स्पोर्ट और इंटरटेनमेंट के बीच की जो लाइन है, कला के बीच की जो लाइन है, वो कॉन्स्टेंटली ब्लर होती जा रही है, धूमिल होती जा रही है, धुंधली होती जा रही है। With 204 countries, including India, besides neutral athletes and a refuge team, jostling for a place in the victor's podium, the Olympics provides a space for smaller units to carve a niche and stun bigger opponents. बोल रहे हैं 204 कंट्रीज की हिस्सेदारी के साथ में, जिसमें कि हिंदुस्तान भी है, बिसाइड न्यूट्रल एथलीट्स, न्यूट्रल मतलब जो किसी भी टीम का हिस्सा नहीं है, और एक रिफ्यूज टीम, रिफ्यूजी टीम मतलब एक आईओसी रेफ्यूजी ओलंपिक टीम है, जो कि 100 मिलियन उन लोगों को रिप्रेजेंट करती है जिनको विस्थापित किया गया जोर जबरदस्ती के जरिए दुनिया भर में, उन लोगों की ये एक टीम है। इसके अलावा जॉसलिंग फॉर अ प्लेस, जो जो विक्टर पोडियम है, विक्ट्री वाला जो वो स्टैंड होता है ना, जैसे कि रैंकिंग जहाँ पे होती है, ये थर्ड रैंकर है, ये फर्स्ट रैंकर है, ये सेकंड रैंकर है, ये होता है विक्टर्स पोडियम। तो इस पे जगह पाने के लिए जॉसलिंग मतलब संघर्ष कर रहे हैं। कौन लोग संघर्ष कर रहे हैं? ये सारी टीम संघर्ष कर रही है। ओलंपिक्स जगह है, जगह देता है उन छोटे तबकों को, छोटे लोगों को, छोटे देशों को, जो कि कार नीश मतलब कि विशेष स्थान बनाना चाहते हैं, स्टन बिगर ओपोनेंट्स, और अपने बड़े बड़े प्रतिद्वंदियों को चकित करना चाहते हैं, उनके लिए भी एक जगह है। मोरक्को डिफीटिंग अर्जेंटीना इन अ tempestuous football game has already added zest to the games। और वहीं मोरक्को ने जो अर्जेंटीना को हराया, अब अर्जेंटीना फुटबॉल की कितनी बड़ी टीम है, अब सबको पता होगा कि बहुत बड़ी रैंकिंग, आगे बहुत आगे की रैंकिंग आती है इसकी पहले की, ठीक है, बहुत अच्छी टीम है, उसको मोरक्को जैसे देश ने हरा दिया, मोरक्को जैसी टीम ने हरा दिया इन अ टेम्पेस्टुअस, टेम्पेस्टुअस मतलब तूफानी मैच में, फुटबॉल गेम में। ये ऑलरेडी जेस्ट मतलब जोश भर चुका है इन गेम्स में। Above all, the Olympics grants होप एंड रिडेम्पशन। इन सबसे ऊपर ओलंपिक्स जो है वो उम्मीद देते हैं, और रिडेम्पशन मतलब और रिकवरी देते हैं, रिट्रीवल देते हैं। एंड फॉर अ स्ट्रिफ रिडन कंट्री लाइक अफगानिस्तान, और एक जो संघर्ष से जूझ रहा देश जैसे कि अफगानिस्तान, द इवेंट ऑल्सो सर्व्स एज अ डाइवर्शन। तो इनके लिए ये इवेंट एक डिस्ट्रैक्शन की तरह भी काम करता है। The 1972 Munich edition, marred by a terror strike on the Israeli contingent, remains a harrowing memory। बोल रहे हैं 1972 में म्यूनिच में जो मैच हुए थे, गेम्स हुए थे, उसमें क्या हुआ था, मार मतलब बिगड़ना। तो एक टेरर अटैक की वजह से पूरी गतिविधि जो है वो बिगड़ गई, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक इजरायली कंटिजेंट, कंटिजेंट मतलब दल, तो इजरायली टीम का जो दल था उसके ऊपर टेरर स्ट्राइक हुआ, और इसकी जो याद है वो अभी भी दुखद है और अभी भी लोगों के दिमाग में ताज़ा है। एंड इन अ वर्ल्ड ऑन द बॉयल, और अब जब दुनिया वैसे ही उफान पर है, उथल पुथल हो रखी है, सिक्योरिटी विल बी अ कंसर्न फॉर द ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। तो ऐसे माहौल में सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। दैट some members of the Australian women's water polo squad tested positive for COVID-19 is also a reality check while all eyes are on Paris। और बोल रहे हैं कि जहां सभी लोगों की निगाहें पेरिस के ऊपर हैं, उसी दौरान में ऑस्ट्रेलियन विमेन वाटर पोलो स्क्वाड की टीम जो है, उसके कोविड-19 पॉजिटिव टेस्ट होने से भी एक रियलिटी चेक मिलता है कि इस वक्त दुनिया बहुत ही
दुविधापूर्ण स्थिति में है और ऐसे में ओलंपिक्स करवाना आसान नहीं होगा, काफी चैलेंजिंग टास्क होगा। ठीक है, तो हुआ क्या है, पेरिस ओलंपिक की शुरुआत हो रही है शुक्रवार से, यानी कि आज से। तो इसमें क्या क्या चैलेंजेस आने वाले हैं, क्या क्या इन पेरिस ओलंपिक से हम उम्मीद कर रहे हैं, ये सब बातें बताएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे पूछ रहा है, बेस्ड ऑन द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ होस्टिंग द ओलंपिक्स ऑन पेरिस। बोल रहे हैं पेरिस में ओलंपिक्स होस्ट करने से क्या प्रभाव पड़ेगा, पैसेज में क्या कहा गया है। तो देखो पैसेज में ये कहा गया है कि उनकी इकोनॉमी के ऊपर मिक्स प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि उनकी सॉफ्ट पावर तो इंक्रीज होने के चांसेस हैं, लेकिन वहीं अगर कुछ विफलता हो जाती है, कुछ गड़बड़ी हो जाती है, तो वही सॉफ्ट पावर जो है वो उनसे लोगों को दूर भी कर सकती है। ठीक है, द होस्टिंग द ओलंपिक्स विल अनइक्विवोकली बूस्ट पेरिस इकोनॉमी। इनकरेक्ट है, ऐसा नहीं है कि केवल बूस्ट ही होगी, चांसेस दोनों चीजों के हैं। Hosting the Olympics might have mixed economic impacts on Paris. बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। While Russia remains banned from the games due to its war moves. हालांकि रशिया को बैन किया गया है उसके वॉर के लिए गेम्स से। Israel will be present despite some dissenting voices over the manner in which it has dealt with the dash issue. तो इजराइल के साथ में किसका मसला चल रहा है, पैलेस्तीन का। सीरिया का तो नहीं चल रहा, लेबनीज का भी नहीं चल रहा, इजिप्शियन का भी नहीं चल रहा, पैलेस्तीनियन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। According to the passage, what unique aspect has been incorporated into the Paris 2024 Olympics? तो क्या एक नई चीज आई है पेरिस 2024 ओलंपिक्स में, उसमें ब्रेक डांसिंग को शामिल किया गया है, जिससे कि आर्ट और स्पोर्ट के बीच की जो लाइन है वो धुंधली हो रही है, यानी कि आर्ट और स्पोर्ट जो है वो मिक्सअप हो रहे हैं। स्केट बोर्डिंग शामिल की गई है, नहीं। सर्फिंग नहीं, रॉक क्लाइंबिंग नहीं, ब्रेक डांसिंग। ऑप्शन सी इज करेक्ट। बेस्ड ऑन द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। उसेन बोल्ट विल कम्पीट इन पेरिस 2024 ओलंपिक्स। ऐसा नहीं कहा गया, पर उसेन बोल्ट का उदाहरण दिया गया कि कुछ जब नॉन न्यूट्रल जो लोग होते हैं, जो न्यूट्रल प्लेयर्स होते हैं, जो किसी भी बैनर के अंडर नहीं खेल रहे, वो भी अपनी यहाँ पे जगह बना सकते हैं और अपना नाम, छवि एक अपनी बना सकते हैं, जैसा कि उदाहरण दिया गया उसेन बोल्ट का। तो वो इस बार ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं कहा गया। द गेम सर्व एज अ डाइवर्जन फॉर कंट्रीज फेसिंग स्ट्रिक्ट लाइफ लाइक अफगानिस्तान। बिल्कुल करेक्ट है, ये बात बोली गई कि जहाँ पे उनके देश में इतना तनाव का माहौल है, इन गेम से उनके देशवासियों को और खुद उन स्पोर्ट्स प्लेयर को एक डाइवर्जन मिलेगा, डिस्ट्रैक्शन मिलेगा। सो बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज। देखो पैसेज की टोन काफी पॉजिटिव है, ऑप्टिमिस्टिक है, काफी सारी उम्मीदें हैं इन ओलंपिक्स से, और सेलिब्रेट कर रहे हैं कि वाह भाई 4 साल में होने बाद, वो भी ऐसे मौके पे जब दुनिया इतनी उथल पुथल हो रखी है, उस टाइम पे आप इतना एक इवेंट करवा रहे हैं, तो ये काफी अच्छी बात है और इससे काफी उम्मीदें हैं लोगों को। जैसा कि उन्होंने बोला कि वॉर रिज्ड जो कंट्रीज हैं या फिर स्ट्रिफ रिडन कंट्रीज हैं, उनको थोड़ा एक डिस्ट्रैक्शन मिलेगा। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ह्यूमन बींग्स इमर्ज डैश परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस ऑफ 3 क्वालिटीज। बोल रहे हैं इंसान इमर्ज होते हैं, तो इमर्ज फ्रॉम होगा क्योंकि किसी चीज में से उत्पन्न हो रहे हैं। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्या होता है, मैथमेटिक्स का एक तरीका है जिसमें कि कोई भी रैंडम, जैसे यहाँ पे 3 चीजों का नाम दिया गया, सत्व, रजस एंड तमस, तो इनमें से कौन सा गुण किस व्यक्ति के अंदर होगा, उसका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाया जाता है कि भाई एक तरीके से आंकड़ा एनालाइज किया जाता है कि ये कौन सी क्वालिटी पोजेस करता होगा ये व्यक्ति, कितने परसेंट चांसेस है कि उसके अंदर सत्व गुण होंगे, कितने अच्छे परसेंट चांसेस है कि उसमें रजस गुण होंगे, ये सब एनालिसिस करता है। तो बोल रहे हैं कि ह्यूमन बींग इमर्ज करते हैं परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन 3 क्वालिटीज के, सत्व, रजस और तमस। ये हिंदी के नाम है जिनको यूज किया जाता है किसी इंसान के अंदर गर्म चरित्र है, प्योरिटी है, ठंडा चरित्र है, या फिर आलस का चरित्र है, इनको डिफाइन करने के लिए। अब आगे बात कर रहे हैं, सत्व इज प्योर, सबलाइम, काम। बोल रहे हैं सत्व एकदम शुद्ध होता है, सबलाइम यानी कि बहुत खूबसूरत होता है, एक्सीलेंस वाला होता है, और काम होता है, शांत होता है। फ्री फ्रॉम द डैश कॉज्ड बाय डिजायर एंड ईगो। फ्री फ्रॉम दी, अब किस चीज से फ्री होगा, डिजायर और ईगो से कॉल होने वाले, उत्पन्न होने वाले
मैलाइसिस होते हैं, गलत चीजें होती हैं, उनसे फ्री होते हैं, यानी कि उनमें उसके अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं होती। रजस इज पैशन बॉर्न ऑफ डैश डिजायर दैट डैश यू टू इंसेसेंट एक्टिविटीज। और बोल रहे हैं कि रजस रजस जो है वो पैशन है, किससे उत्पन्न हुआ, डैश डिजायर से। अब किस तरीके की डिजायर है वो बताना है अब। दैट डैश यू, जो आपको ललचाती है इंसेसेंट एक्टिविटीज करने के लिए। और इंसेसेंट का मतलब होता है कि बिना रुके बिना इंटरप्शन के कुछ भी कार्य करने के लिए। तमस इज लेजीनेस, इनडिफरेंस एंड इनएक्टिविटी अराइजिंग फ्रॉम इग्नोरेंस। और तमस क्या है, आलस। इनडिफरेंस मतलब कि आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप उससे ज्यादा कंसर्न नहीं है। और इनएक्टिविटी मतलब कुछ करने का मन नहीं कर रहा, जो कि इग्नोरेंस से पैदा होता है, नजरअंदाजगी से पैदा पैदा होता है। ऑल बींग्स हैव ऑल थ्री ट्रेट्स, सभी मनुष्य के अंदर हर एक ये तीनों गुण होते हैं। द डिफरेंस बीइंग इन द प्रोपोर्शन, अंतर कहाँ आता है कि किस क्वांटिटी में कौन सा गुण है। सत्व मेक्स फॉर एक्सीलेंस इन एक्शन, सक्सेस, हैप्पीनेस एंड ग्रोथ। देयर इज एनर्जी, पावर एंड क्रिएटिविटी। सत्व जो है वो बनाता है एक्शन में एक्सीलेंस, यानी कि किसी के भी कार्य कुछ करने में। कुछ लोग होते हैं ना कि कुछ भी कार्य थोड़ा सा भी करेंगे, थोड़ी देर में भी करेंगे, लेकिन बहुत अच्छा करेंगे। और कुछ लोग होते हैं 4-4 10-10 दिन लगा के भी उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाते, राइट। तो उसके एक्शन में एक्सीलेंस होगा, सक्सेस होगा, हैप्पीनेस होगा, ग्रोथ होगा। यानी कि इनके अंदर में एनर्जी होती है, पावर होती है और क्रिएटिविटी होती है। इन राजस यू ब्लंडर बिकॉज ऑफ मेंटल एजिटेशन एंड इनएबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट। और वहीं अगर आपके रजस गुण होगा तो आप गलतियां करेंगे, क्योंकि आप मेंटली बहुत गुस्से वाले हैं, बहुत चिड़चिड़े हैं, और आपके अंदर वो क्षमता नहीं है कि आप कॉन्सेंट्रेट कर सके। तमस इज प्रिमिटिव वेन यू आर अस्लीप टू योर टैलेंट। और तमस जो है वो प्रिमिटिव होता है, यानी कि शुरुआती होता है, बहुत बेसिक होता है। यानी कि जब आपको अपने टैलेंट, अपनी एबिलिटीज, अपने पोटेंशियल के बारे में पता नहीं होता, वो आपके अंदर उजागर नहीं होते। ठीक है। यू चूज अ लाइफ ऑफ लीस्ट एफर्ट, प्रेफरिंग डैश टू इवन द गुड थिंग्स ऑफ लाइफ। और इसमें आप वो जिंदगी चुनते हैं जिसमें आप कोई भी ज्यादा प्रयास नहीं करने पड़ते। और प्रेफरिंग, आप प्रयत्न करते हैं, आप प्रेफर करते हैं डैश टू इवन, जो आपको अच्छी चीजें भी मिल रही हैं जिंदगी से उनको भी आप त्यागना या उनको भी आप छोड़ना पसंद करते हैं। ह्यूमन बींग्स इमर्ज डैश परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इन, यानी कि उसके अंदर इमर्ज होते हैं, उसमें से इमर्ज होते हैं, उत्पन्न होते हैं, किसी चीज के अंदर से उत्पन्न होंगे ना, तो इमर्ज फ्रॉम, अलग होने का भाव। ऑप्शन बी इज करेक्ट। फ्री फ्रॉम द डैश कॉज्ड बाय डिजायर एंड ईगो, ruin, ruin मतलब किसी चीज को खराब कर देना। स्पॉइल, स्पॉइल अगेन खराब करना। रिकॉइल, रिकॉइल का मतलब होता है पीछे हटना। और टर्मोइल, टर्मोइल मतलब उथल पुथल, अशांति। तो फ्री फ्रॉम द टर्मोइल कॉज्ड बाय डिजायर एंड ईगो, डिजायर और ईगो की वजह से जो अशांति फैली होती है उससे ये बिल्कुल फ्री होता है, उससे ये विपरीत होता है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। Rajas is passion born of dash, passion born of dash desire, endless desire, endless मतलब अनंत काल तक, अनंत, अंतहीन, जिसका कोई अंत नहीं है। तो अगर हमारे अंदर अंतहीन डिजायर्स हैं तो उसी से पैशन उत्पन्न होएगा, तो रजस उसी का नाम है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अलर्टनेस, सतर्कता। रीड्रेस यानी कि सुधार। और फेथफुल मतलब वफादार। एंडलेस डिजायर दैट डैश यू टू इंसेसेंट एक्टिविटीज, जो आपको प्रेरित करती होंगी। क्लेम्ड, क्लेम मतलब किसी चीज का दावा करना। प्रोब्स, प्रोब्स मतलब जांचना। ड्राइव्स, ड्राइव्स मतलब प्रेरित करना। और एलेविएट्स, एलेविएट मतलब राहत देना है, कम करना। तो यहाँ पे आपको प्रेरित करती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। You choose a life of least effort, preferring dash to even the good things of life. Eminence, eminence का मतलब होता है श्रेष्ठता। टर्बुलेंस, टर्बुलेंस मतलब अशांति। अडामेंस मतलब दृढ़ता। इंडोलेंस, इंडोलेंस का मतलब होता है आलस्य। तो यानी कि आप यहाँ पे क्या करते हैं, आलस्य प्रेफर करते हैं उन अच्छी चीजों, जो आपकी जिंदगी में कुछ अच्छी चीजें भी हो रही हैं उनके उनके अगेंस्ट भी आप आलस्य को प्रेफर करते हैं। तो इंडोलेंस इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ही हैज डैश वर्ड्स फॉर हिज ओपोनेंट्स। डलसेट का हमें एंटोनिम बताना है। डलसेट का मतलब क्या होता है, मधुर, स्वीट। तो आपको अपने ओपोनेंट के लिए स्वीट शब्द इस्तेमाल करने हैं। एंटोनिम होगा जहरीले शब्द, कटाक्ष भरे शब्द,
कठोर शब्द स्वीट मतलब मीठा, पेन्यूरियस, पेन्यूरियस का मतलब दरिद्र, लिवन, लिवन का मतलब होता है किसी चीज को ज्यादा जीवंत बना देना, ज्यादा एंटरटेनिंग बता देना, और हार्श मतलब कठोर। तो स्वीट का अगेंस्ट क्या हो जाएगा, कठोर शब्द इस्तेमाल करें आपने अपने अपोनेंट के लिए। अब यहाँ पे वो हमें सेंटेंस सिलेक्ट करना है जिसमें कोई भी स्पेलिंग या ग्रामेटिकल एरर ना हो। फर्स्ट, ऑल्दो ही हैड नेवर ट्रैवल्ड, यहाँ पे ट्रैवल्ड की स्पेलिंग इनकरेक्ट है, डबल एल आएगा, TRAVELLED। अब्रॉड, बिफोर, जैक फेल्ट कॉन्फिडेंट नेविगेटिंग, नेविगेटिंग की स्पेलिंग इनकरेक्ट है, NAVIGATING, नेविगेटिंग। दी अनफेमिलियर, कस्टम्स, कस्टम्स की स्पेलिंग इनकरेक्ट है, CUSTOMS, कस्टम्स एंड लैंग्वेज, ए तो इनकरेक्ट हो गया। ऑल्दो ही हैड नेवर traveled abroad before, Jack felt confident navigating the unfamiliar customs and language, B is correct। यहाँ पे भी traveled की स्पेलिंग इनकरेक्ट है, कॉन्फिडेंट की स्पेलिंग इनकरेक्ट है, ई आएगा, नेविगेटिंग अनफेमिलियर, अनफेमिलियर की स्पेलिंग इनकरेक्ट है, कस्टम्स एंड लैंग्वेज। ऑल्दो ही हैड नेवर ट्रैवल्ड abroad before, Jack felt confident navigating unfamiliar customs। ठीक है, पता चल गया, ऑप्शन बी इज करेक्ट। परनीसियस, परनीशियस का मतलब होता है विनाशक, कोई चीज जो बहुत ही डिस्ट्रॉयबल हो या हार्मफुल जिसके परिणाम हो। अब इसका एंटोनिम क्या होएगा, कोई चीज जो बहुत ही अच्छी हो। ठीक है, मैलिशियस, मैलिशियस का मतलब होता है दुर्भावनापूर्ण, विकेट का मतलब होता है चतुर, चालाक, दुष्ट, इंजूरियस मतलब हानिकारक, कंपैशनेट, कंपैशनेट मतलब दयालु, बहुत ही एम्पैथी फील करवाने वाला, एम्पैथी रखने वाला। तो एम्पैथी एक अच्छी भावना है, पॉजिटिव भावना है जिसमें आप दूसरे का दर्द फील कर सकते हैं, इसलिए आप उसको दर्द नहीं पहुंचाते। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑन द स्ट्रेट एंड नैरो, ऑन द स्ट्रेट एंड नैरो का मतलब होता है जो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड हो और नैतिक रूप से सही हो, नैतिक रूप से एक्सेप्टेबल हो। ठीक है, द अनरिफाइंड एंड कॉम्प्लिकेटेड इनकरेक्ट है, द स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड एथिकली एक्सेप्टेबल, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अ मैच, एक मैच, वी नीड टू एस्टैब्लिश, हमें स्थापित करना होगा, एंड स्टूडेंट्स नीड्स, स्टूडेंट्स की जरूरतों के प्रति, टीचिंग मेथड्स, जो सिखाने के तरीके हैं उनके बिटवीन, दो चीजों के बीच में। ठीक है, तो वी नीड टू एस्टैब्लिश, हमें स्थापित करना होगा, क्या स्थापित करना होगा, अ मैच, एक मैच स्थापित करना होगा, यानी कि दोनों में समावेश स्थापित करना होगा, किस दोनों में, बिटवीन, दोनों में, बिटवीन टीचिंग मेथड्स एंड स्टूडेंट्स नीड, पढ़ाने के तरीके, सॉरी ये थर्ड है, पढ़ाने के तरीके और स्टूडेंट्स की ज़रूरतों के बीच में। टीचर्स कुछ भी पढ़ाए जा रहे हैं, बच्चों के काम नहीं आने वाला, तो उस चीज़ का फायदा क्या, राइट। तो एक मिश्रण बनाना पड़ेगा, एक ऐसा जोड़ बनाना पड़ेगा कि दोनों चीज़ों की ज़रूरतें पूरी हो जाए। तो अरेंजमेंट हमारा बन रहा है BAEDC, BAEDC, ऑप्शन डी इज करेक्ट। वन वर्ड सब्सटीट्यूट करना है, द अलाउंस विच इज पेड टू वाइफ ऑन लीगल सेपरेशन, अगर कानूनी तौर पे कोई पत्नी अपने पति से अलग हो जाती है तो उसको जो अलाउंस दी जाती है उनको क्या बोलते हैं, एलिमनी, क्या बोलते हैं, एलिमनी। सो रेसिज्म, रेसिज्म मतलब नस्ल भेद, जाति भेद, डाउरी मतलब दहेज, एलिमनी मतलब औरत को मिलने वाले पैसे तलाक के बाद, मनी मतलब पैसे, मुद्रा। सो ऑप्शन सी एलिमनी इज करेक्ट। नेवर बिलीव एनीथिंग यू हियर फ्रॉम अदर्स, कोई भी चीज जो आप दूसरों से सुनते हैं उसके ऊपर विश्वास ना करें। ट्राई टू गेट एवरी बिट ऑफ इंफॉर्मेशन डैश इफ पॉसिबल, अब यहाँ पे अप्रोप्रिएट ईडियम फिट करना है। इन द फास्ट लेन, इन द फास्ट लेन का मतलब होता है बहुत ही तेज दौड़ भरी जिंदगी। स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ, यानी कि जहां से एक्चुअल में जो इसका सोर्स है ना, वहीं से आपको बात जाननी चाहिए। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है कि हमें सोर्स से ही सारी बात जाननी चाहिए, ऑप्शन बी इज करेक्ट। डाउन द लाइन, डाउन द लाइन मतलब फ्यूचर में। फेयर एंड स्क्वायर मतलब बिल्कुल ऑनेस्ट और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से, तो ऑप्शन बी स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ इज करेक्ट। सस्पिशियस का एंटोनिम बताना है इस पूरे लाइन में।
सस्पिशियस का मतलब होता है संदेहजनक, जिसमें आपको संदेह हो। ऑल्दो द वेब सर्वर वॉज प्रॉब्लमेटिक, बोल रहे हैं हालांकि जो वेब सर्वर था वो थोड़ा परेशानी वाला था, वो थोड़ा ऐसा लग रहा था कि कुछ उसमें समस्या है। सुधा वॉज सर्टेन दैट शी विल सबमिट हर फॉर्म ऑन द पोर्टल बाय द इवनिंग, लेकिन सुधा बहुत ही श्योर थी कि वो पोर्टल पे शाम तक अपना फॉर्म सबमिट कर देगी। तो प्रॉब्लमैटिक जो है वो तो परेशानी बता रहा है, सस्पिशियस मतलब संदेहजनक, और सर्टेन मतलब बिल्कुल सुनिश्चित। तो एंटोनिम क्या हो गया? सर्टेन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। फैन ऑन बिकॉज ऑफ, पंखा चालू करना है क्योंकि, कवर्ड द नॉइज, आवाज को दबा देता है। ही स्लेप्ट विद दी, वो सोया था किसी के साथ। द हीट, जो हीट है गर्मी है, एंड दैट, और साथ में, ऑफ द बेबी क्राइंग, तो नॉइज किसकी करनी, कवर करनी है? ऑफ द बेबी क्राइंग। तो कवर्ड द नॉइज यानी कि बी के बाद में ई आएगा, कवर्ड द नॉइज, बी के बाद में ई यहाँ पे नहीं आ रहा, बी के बाद में ई आ रहा है, बी के बाद में ई आ रहा है, ये एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है। ही स्लेप्ट विद दी, वो सोया किसके साथ? विद दी फैन ऑन, पंखा चला के सोया, बिकॉज ऑफ द हीट, गर्मी की वजह से, एंड दैट कवर्ड द नॉइस ऑफ द बेबी क्राइंग, वो गर्मी की वजह से पंखा चला के सोया और साथ ही साथ उस पंखे की आवाज की वजह से बच्चे की रोने की आवाज दब गई। ठीक है। तो सी, सी से स्टार्ट हो रहा है ऑप्शन सी। So option C is correct. C, A, D, B, E. Option C is correct. A word or a phrase formed by rearranging a different word. देखो, जब मान लो कि ये है क्या बना? care, ठीक है, और अभी आप इसको रीअरेंज करके रेस बना दो, तो ये क्या है? इन शब्दों को बोलते हैं एनाग्राम। क्या बोलते हैं? एनाग्राम। अगर कोई भी शब्द को या फ्रेज को रीअरेंज करके आप कुछ अलग शब्द बना दो, उसको क्या बोलेंगे? एनाग्राम। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। एनाफोरा, एनाफोरा मतलब किसी चीज का रिपीटेशन। एमेच्योर, एमेच्योर मतलब नौसिखिया, शौकिया तौर पे कुछ करने वाला। एसेसिबल यानी कि जो आपको सुलभ है, सुविधाजनक है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अ ग्रुप ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर, जब मछलियों का एक झुंड एक साथ तैर रहा हो तो उसको बोलते हैं शॉल ऑफ फिश। क्या बोलते हैं? शॉल। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। हर्ड, हर्ड भी झुंड होता है लेकिन वो जानवरों का, पशुओं का झुंड होता है। फ्लॉक भी झुंड होता है, पक्षियों का या भेड़ों घोड़ों का झुंड होता है। मॉब, मॉब मतलब भीड़, लोगों की, इंसानों की। तो ऑप्शन बी शॉल इज करेक्ट। सीता स्पॉटेड गोल्डन डियर एंड रिक्वेस्टेड रामा टू कैप्चर इट, तो माता सीता और श्री राम जी की कथा बता रहे हैं यहाँ पे, वो हिस्सा बता रहे हैं कि उनको एक गोल्डन हिरन दिखाई दिया और श्री राम जी को बोला कि भाई आप जाके उसको पकड़ो। ठीक है। तो सीता जी को एक गोल्डन हिरन दिखाई दिया ना, सीता स्पॉटेड अ गोल्डन डियर। ठीक है, ना कि गोल्डन डियर। क्या आएगा? अ गोल्डन डियर। ऑप्शन बी में एरर आएगा। द कमिटी वॉज डिवाइडेड ऑन द इशू, कमिटी जो है इस मसले पे डिवाइडेड थी, यानी कि कमिटी के अंदर मतभेद था। एंड नाइदर साइड वर विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज, अब देखो नाइदर साइड बोला है, सिंगुलर है, वर क्यों आएगा? क्या आएगा? नाइदर साइड वॉज विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज, दोनों में से कोई भी पार्टी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं थी। ऑन द कंपनसेशन अमाउंट टू बी गिवन, जो कॉम्पनसेशन का अमाउंट देना था उसके ऊपर। सो नाइदर साइड, वर की बजाय क्या आएगा? वॉज आएगा। ऑप्शन ए में एरर है। इट हैज बीन डन बाय देम, ये उनके द्वारा किया गया, तो दे डिड इट। सिंपल है, ये उनके द्वारा किया गया, दे हैव डन इट। इट हैज बीन डन बाय देम, अब हैज आ रहा है साथ में, हैज बाद में क्या बन जाएगा? दे हैव डन इट। क्या बन जाएगा? दे हैज डन इट नहीं होगा, जब दे है तो प्लूरल आएगा, दे हैव डन इट। ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे हैज जो है वो इट के लिए कहा गया था, इट सिंगुलर था उसके लिए हैज लगा दिया, लेकिन देम तो है, प्लूरल है ना, तो देम के साथ में क्या आ जाएगा? हैव, दे हैव डन इट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। The sound of rain tapping against the window was dash stimulating melody, lulling him to sleep. Antonym, stimulating मतलब उत्साहित करना, किसी को एक्साइट करना, इंस्पायर करना, तो वो एक बहुत ही इंस्पायरिंग धुन थी। जो बारिश की बूंदे विंडो के ऊपर पड़ रही थी वो एक बड़ी इंस्पायरिंग धुन थी जिससे कि वो सो गया। ललिंग मतलब उसको आराम से शांति से सोने पे प्रेरित करना। ठीक है।
तो अगर एक्साइटिंग थी तो सोया कैसे? एक्साइटिंग थी तो आपका तो मन करना चाहिए कि भाई उठ के पढ़ाई कर लो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, यानी कि एक्साइटिंग नहीं थी, स्टिमुलेटिंग नहीं थी, स्ट्रेसफुल, स्ट्रेसफुल मतलब तनाव भरी थी, ट्रबलिंग मतलब परेशान करने वाली थी, सबड्यूइंग, सबड्यूइंग मतलब शांत करने वाली थी, हार्श मतलब बड़ी कठोर थी। तो क्योंकि वो शांत करने वाली थी इसलिए वो व्यक्ति शांति से सो गया। सो ऑप्शन सी, सबड्यूइंग इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।